हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल क्वेश्चन होंगे सभी एग्जाम में आने वाले सीजीके, पीजी, यूजी नेट आदि के। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इनमें से किन देशों में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार उपलब्ध है? भारत और यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत और यूएसए। ठीक है, देखिए जो है न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र का महत्वपूर्ण नियामक इसकी कार्यविधि होती है। और जैसा कि भारत में, ठीक है, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत अपनाया जाता है और अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया वाले सिद्धांत। ठीक है, और जैसा कि सिद्धांत इस के कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया सिद्धांत के अनुसार परिचालित होती है, तो इसका क्षेत्र जो है वो सीमित होता है। और एक होता है कि कानून की उचित प्रक्रिया, और जो कि अमेरिका द्वारा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और यूएसए द्वारा न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार उपलब्ध है। सेकंड क्वेश्चन है, एकात्मक शासन प्रणाली में इकाइयों की शक्ति प्राप्त होती है? संविधान, केंद्र, न्यायपालिका से उपयुक्त में से कोई नहीं है। सेकंड क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, केंद्र से होती है। ठीक है, एकात्मक शासन प्रणालियों में जो सुविधा होती है वो केंद्र से होती है, क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था में प्रादेशिक सरकारें व स्थानीय सरकारें जो होती हैं प्रशासकीय कुशलता और सुविधा के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जाती हैं। ठीक है, और जैसा कि एकात्मक व्यवस्था में नागरिकों की सत्ता और राजभक्ति का एकमात्र सत्ता जो होती है वो केंद्र होता है। ठीक है, और केंद्र सरकार होती है। और इन सरकार के जो है सरकारों के सभी प्रशासकीय अधिकार स्रोत संविधान नहीं बल्कि केंद्रीय सरकार होती है, संविधान न होकर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र से। नेक्स्ट है, किस देश को संघीय व्यवस्था का नमूना कहा जाता है? यूएसए, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यूएसए को संघीय व्यवस्था का नमूना कहा जाता है। ठीक है, और जो है यूएसए, देखिए संघ, संघ शब्द का मतलब होता है संघ। संघ शब्द का जो मतलब होता है अंग्रेजी पर्यायवाची फेडरेशन। ठीक है, ये जो है फोइड से बना है, फेडरेशन लैटिन शब्द फोइड्स। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बना है, फोइड से निकला है, जिसका अर्थ होता है समझी, संधि या समझौता। ठीक है, और रहता है जो है कि राज्य को संघ निर्मित जो इस द्वारा दृष्टिकोण से होते हैं संघ राज्य उन्हें कहा जाता है। ठीक है, और जैसा कि जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार इकाइयों की शक्तियों के बीच जो विभाजन कर दिया जाता है। और संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख विशेषता, और सबसे पहले यूएसए में ये जो है विधि अपनाई गई थी। उसके बाद कनाडा में भी, भारत में भी, स्विट्जरलैंड और मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया आदि के द्वारा संघात्मक व्यवस्था को ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से किसके द्वारा ब्रिटिश राज व्यवस्था को एक अनूठापन प्राप्त होता है? बहुत सारे नियम केवल परिपाटियों पर आधारित हैं। संवैधानिक राजतंत्र, कोई भी विधि सामान्य विधि से अधिक शक्तिशाली नहीं, एकात्मक सरकार। और राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक राजतंत्र। देखिए ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। जैसे कि सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में राजतंत्र है, ठीक है, सैद्धांतिक दृष्टि से, किंतु व्यवहार में वहां पर राजतंत्र न होके क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है, ठीक है, लोकतंत्र है। और सिद्धांत और व्यवहार के इस भेद के कारण ही ऑग ने, किसने, ऑग ऑग ने कहा है कि सैद्धांतिक दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन की शासन व्यवस्था निरंकुश राजतंत्रात्मक है, परंतु उसका रूप सीमित संवैधानिक राजतंत्र, वस्तुतः वह लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन संवैधानिक राजतंत्र। नेक्स्ट है, संवैधानिक शासन का अर्थ है संविधान की व्यवस्था के अनुसार शासन, विधि के शासन पर आधारित शासन, लोकतंत्रात्मक सरकार, उपयुक्त सभी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी संविधान की व्यवस्था के अनुसार शासन होना चाहिए, विधि के कानून के आधार पर शासन होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक सरकार होनी, सभी चीज में आ जाएगी। तो संवैधानिक सरकार से सीमित अर्थबोधन होता है, क्योंकि संवैधानिक सरकार वह होती है जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार संगठित और सीमित हो, नियंत्रित हो उसके द्वारा, और व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के स्थान पर केवल विधि के अनुरूप यानी कानून के अनुरूप ही शासन हो,
और इस प्रकार की सरकार जो वाली राजनीतिक व्यवस्था में संविधानवाद संभव है, और संविधानवाद की उपस्थिति केवल लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में ही संभव है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद एक संवैधानिक संप्रभु है, एक राजनीतिक संप्रभु है, एक नाम मात्र की है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, संवैधानिक संप्रभु है। ठीक है, जैसा कि ब्रिटिश संसद का अर्थ सम्राट सहित लोक सदन और लार्ड सभा है। ठीक है, लार्ड सभा, कॉमन सभा, लार्ड सभा वहां पे है। तो लोक सदन और लार्ड सभा है। लोक सदन ब्रिटिश संसद का प्रथम और लार्ड सभा जो है वो द्वितीय है। ठीक है, और सभाएं सदन है, और वैधानिक दृष्टि से यानी लार्ड सभा जो है वो द्वितीय है, और लोक सदन जो है ब्रिटिश का प्रथम यानी उच्च सदन और निम्न सदन। संवैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद की संप्रभुता ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। ब्रिटिश संसद कानून निर्माण की समान प्रक्रिया के आधार पर सभी विषयों के संबंध में कानून का निर्माण कर सकती है। ठीक है, और कानून को किसी के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, ये पॉइंट है। और सैद्धांतिक दृष्टि से कानून निर्माण के क्षेत्र ब्रिटिश संसद को प्राप्त जो है इस समय जो प्राप्त है, उसी वजह से इसको संसद की संप्रभुता कहा जाता है। तो एक संवैधानिक प्रभु। 7 क्वेश्चन है, एक संसदीय व्यवस्था में जब मंत्री द्वारा रखा प्रस्ताव विधानमंडल के पटल पर नामंजूर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। उस मंत्री को प्रधानमंत्री सबक सिखाता है। या सी है, सारी मंत्री परिषद इस्तीफा दे देती है, राज्य का अध्यक्ष सदन भंग कर देता है। और 7 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सारी मंत्री परिषद इस्तीफा दे देती है। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो संसद के प्रति मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। ठीक है, इसलिए अगर विधानमंडल पर नामंजूर हो जाता है तो फिर सारी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होता है। ठीक है, जैसे अगर मंत्रियों को उसी सदन में मतदान में भाग लेने का अधिकार होता है जिसके वे सदस्य होते हैं, अगर उनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पास हो जाए या सरकार को सदन में पराजय का मुंह देखना पड़ता है तो इसका अभिप्राय सभी की हार होती है। और ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं तो सभी मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ता है, जिसे कि सामूहिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। और इसी बात पे कहा जाता है कि सभी मंत्री एक साथ डूबते हैं और या तैरते हैं। नेक्स्ट है प्रशासकीय विशेषता, संघीय सरकार की, अर्ध संघीय सरकार की या परिसंघीय एकात्मक सरकार की। और 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रशासकीय व्यवस्था एकात्मक सरकार की। प्रत्येक एकात्मक राज्य में स्थानीय प्रशासन की भी व्यवस्था होती है, जैसे ब्रिटेन में और काउंटी ऑफ बोरो में, फ्रांस में प्रशासनिक विभाग। परंतु केंद्रीय सरकार इन स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की प्रशासनिक मितव्यता तथा कार्य कुशलता के लिए स्थापित करती है। और एकात्मक सरकार प्रशासन तथा विधायन के क्षेत्र में एकरूपता स्थापित करती, क्योंकि केवल एक राष्ट्रीय विधायिका जो विधायिका होती है और सभी शक्तियां केंद्रीय शासन में समाहित होती हैं, तथा कानून का निर्माण करने में एकरूपता होती है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो बहुत आसान ही क्वेश्चन है ये तो, और जैसा कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। और ये चीज देख लेते हैं थोड़ा सा। 26 नवंबर 1949 को, जैसे कि नागरिकता, अंतकालीन संसद, अस्थायी संक्रमणकालीन उपन्यास आदि सब 26 नवंबर 1949 को, और इसी तारीख को उद्देश्य का उस तारीख के रूप में उल्लेख किया गया है जिस तारीख को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया था। ये वाली तारीख, तो यहाँ पे 26 जनवरी जो है जनवरी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, तो भारतीय संविधान में देखिए 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इस समय। और पहली अनुसूची जो है उसमें राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में, दूसरे में उपबंध है, तीसरे में जो है इसमें, ठीक है, और जो तीसरी अनुसूची है शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बात की गई है। चौथी में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। पांचवी में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों जो है उनके नियंत्रण के बारे में उपबंध है। और छठी अनुसूची जो है असम, मेघालय जैसे जिस तरीके के राज्य हैं जनजाति वाले, उनके प्रशासन के बारे में। और 8वीं अनुसूची जो है इम्पोर्टेंट है भाषा, इसके बारे में पूछ लेता है, तो ये भाषाओं से संबंधित है।
और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और 10वीं दल परिवर्तन से, ठीक है, 10वीं दल परिवर्तन से, ठीक है, संबंधित है। और 11वीं जो है वो पंचायती राज से है, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं नगर पालिका अधिनियम आदि से संबंधित है, ठीक है। तो 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में हैं इस समय, ठीक है। और राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राज्य के नीति निषेध तत्वों के प्रावधान को किस देश से उधार लिया गया है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा आयरलैंड से उधार लिया गया है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और जैसा कि आयरलैंड के संविधान से प्रेरित नीति निषेध तत्व राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का निर्देशन इससे सम्मिलित किया गया है, राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति भी, ठीक है। और जो है इसमें राज्यसभा से कुछ सदस्यों का नाम जो है होता है वो भी। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राष्ट्रपति 2 कालों तक पद पर रहा है? एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आर के नारायणन, नीलम संजीव रेड्डी। और राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार रहे हैं, ठीक है, निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो अस्थायी सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों का विधानमंडल, ठीक है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, ठीक है, अस्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। देखिए अनुच्छेद 83 83 के अनुसार इसका विघटन नहीं होता है राज्यसभा का, कभी भी एक से जो है सदस्य होते हैं जो वो 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं 2-2 साल में, तो इस तरीके से अस्थायी सदन कहा जाता है, इसीलिए इसको राज्यसभा को। और लोकसभा का क्या है, 5 साल में वो कार्यकाल पूरा होने के बाद भंग हो जाती है या किसी वजह से बीच में भी हो सकती है, तो ये अस्थायी होती है, इसलिए अस्थायी सदन यही होता है। और ठीक है, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर जैसा कि ये इसके रिटायर होते रहते हैं सदस्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संशोधन में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा। और ठीक है, 42वां संविधान 1976। और ठीक है, और इस पहले देखिए 10 कर्तव्य थे, पहले 10 कर्तव्य थे जब संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, लेकिन इस समय 11 हैं, ठीक है, 11 हैं। और 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वां संशोधन, ठीक है, संशोधन जो हुआ 2002, ठीक है, 2002 के द्वारा। और इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि माता पिता या संरक्षक जो भी हैं तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं, ठीक है। तो ये जोड़ा गया, तो आप जो है 11 हो गए हैं, ठीक है। और 11वां कर्तव्य ये है 2002 में 86वां संविधान, ये पूछ लेता है कई बार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 2002 में 86वां संशोधन, और ये 1976। नेक्स्ट है, किसने कहा था साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है? मार्क्स, माओ, लेनिन, मार्क्यूज। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा, लेनिन, ठीक है। तो अपने ग्रंथ समाजवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था में लेनिन ने कहा था कि जो है लेनिन ने धारणा प्रकट की कि समुन्नत औद्योगिक देशों के नीचे मध्य वर्ग तथा कुशल मजदूर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए संकट से, जिसकी कि मार्क्स ने उनके लिए भविष्यवाणी की थी, इसलिए बच गए। और वहां वर्ग संघर्ष इसलिए जोर न पकड़ पाया क्योंकि उन देशों की आर्थिक अवस्था अपने अधीनस्थ जो देश थे उनके कारण अच्छी हो पाई थी। तो साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, और ठीक है, और ये बात इसने कही थी। नेक्स्ट है, फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? डायसी, बेजहॉर्ट, हरमन फाइनर, केसी हियर। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका केसी हियर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्या है ये, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है।
और केशी हियर द्वारा ये रचित है। और राष्ट्रीय शासन की शक्तियों में विभाजित का तरीका बताया गया है इसमें, ताकि क्षेत्रीय व केंद्रीय सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और सहयोगी बनी रहें। नेक्स्ट है, किसने यह सिद्धांत दिया, सबको अपनी योग्यता के अनुसार और सबको उसकी आवश्यकता अनुसार? लेनिन ने, मार्क्स ने, गांधी जी ने, माओ ने। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्क्स के अनुसार। मार्क्स ने ये बात कही थी कि सबको जो जिसकी सामर्थ्य होगी वो जितना काम करेगा उस हिसाब से वो कमाएगा और उस हिसाब से कार्य करेगा, उसको उसी हिसाब से मिलेगा। तो ये बात कही थी किसने? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, और अरस्तु, गिलक्राइस्ट, रॉल्स और कांट। तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, रॉल्स की पुस्तक है। ठीक है, ये थ्योरी, ठीक है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो ये पुस्तक किसकी है? ये रॉल्स की है। और न्याय सिद्धांत की बात की गई है 1971 और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है, लॉक के सामाजिक समझौते के अनुसार एक समझौता हुआ, दो समझौता हुआ, तीन या कोई समझौता नहीं, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, दो समझौते हुए। और लॉक ने दो समझौतों का वर्णन किया है। प्रथम खुला अथवा सामाजिक समझौता है और जो व्यक्तियों के राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने हेतु हुआ। परिणाम स्वरूप उसके क्या हुआ कि राज्य का, समुदाय का जन्म हुआ या राज्य का जन्म हुआ, जिसे संप्रभुता संपन्न स्थिति मिल जाती है। ठीक है, और इसके उपरांत समुदाय व व्यक्ति के बीच एक निहित समझौता होता है जिसके अंदर शासक लोगों के तीन प्राकृतिक जो अधिकार हैं, ठीक है, इसके तीन प्राकृतिक अधिकार हैं जो बताता है लॉक। और जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, तीन है ये। तो तीन प्राकृतिक अधिकारों को प्रभावशाली ढंग से रक्षा करने का दायित्व तो ले लेता है और ये समुदाय सरकार के साथ समझौता है और शासक समझौते की शर्तों के अनुसार अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए वचनबद्ध हो जाता है। ये बात कही थी इसने, ठीक है। और नेक्स्ट है, निम्न में से, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस चिंतक ने 20वीं सदी में सामाजिक समझौता का नया दृष्टिकोण दिया? बर्ट्रैंड रसेल, एडमंड बर्ग, जॉन रॉल्स, लेनिन। 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन रॉल्स ने दिया। ठीक है, जॉन रॉल्स ने दिया अपनी विख्यात कृति थ्योरी ऑफ जस्टिस में के अंतर्गत, जो अभी हमने किताब की बात की थी। और इसमें इन्होंने उत्तम समाज यानी गुड सोसाइटी में अनेक सद्गुण अपेक्षित होते हैं और उनमें न्याय का स्थान जो है वो क्या है? सर्वप्रथम है। ठीक है, और सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तर्क प्रणाली का अनुकरण करते हुए रॉल्स ने एक अन्वेषणात्मक युक्ति, ह्यूरिस्टिक डिवाइस का प्रयोग इन्होंने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।